तो पहला क्वेश्चन है कि एक बॉडी है 4 kg की, ये रेस्ट पे है, ठीक है, और फिर क्या हुआ, इसके ऊपर एक फोर्स लगाई गई जिससे कि इसके अंदर स्पीड आ गई है 5 मीटर पर सेकेंड की, तो वर्क डन पूछा है। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। अगर आप यहाँ पे बस रट्टाफिकेशन करोगे ना कि एक इसका फॉर्मूला ये होता है, वर्क डन का फॉर्मूला वो होता है, अगर आप वर्क डन के बारे में बात करोगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, है ना। यहाँ पर आपको ना तो फोर्स की वैल्यू पता है ना ही डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए जो मैंने बात आपको थर्ड वाले लेक्चर में बताई थी कि जो वर्क डन होता है ना, वर्क डन होता है वही इक्वल टू किसके होता है, जो एनर्जी आपकी प्रोड्यूस हुई है या फिर एनर्जी जो लगी है ना, जो एनर्जी लगी है उसके इक्वल होता है। और आपको पता है अगर कोई बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगा करके उसको मूव कर रहे हैं, रेस्ट से हटा रहे हैं, तो उसमें कौन सी एनर्जी आपकी खर्च हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी। कल मैंने ये बात बताई थी कि नहीं बताई थी, काइनेटिक एनर्जी का मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको। तो इस तरीके से आपको चीजों को ना समझना पड़ेगा। फिजिक्स एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरकनेक्टेड होती हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला, वर्क डन होता है एनर्जी के इक्वल। एनर्जी यहाँ पर कौन सी यूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है, और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ। चलो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, 1/2 इंटू मास क्या गिवन है हमें, देखो 4 kg गिवन है ना, तो ये हो जाएगा इंटू 4, और इंटू में वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, 5 गिवन है। तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। तो 2 से 2 टाइम्स जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा 50, और 50 क्या आएगा, जूल। क्योंकि जो ऐसा यूनिट होती है ना, चाहे एनर्जी की हो चाहे वर्क की हो, दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है। अब ये बात भी यहाँ पे ध्यान में रख लो, क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 50 जूल। ऑप्शन नंबर आपका ये जो बी है, ठीक है, ये ऑप्शन ए है, ये बी है, ये आपका सी है, और ये ऑप्शन डी है, ठीक है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको चीजों को समझना पड़ेगा। ऑलराइट, तो सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम इसी तरीके से। देखो अब सेकंड वाला क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से आ गया। द girth ऑफ द स्टेम, यानी कि जो घेरा होता है ना आपका पेड़ के तने का या फिर उसकी जड़ का, इन प्लांट्स इंक्रीजेस ड्यू टू, तो ये इंक्रीज होता है किस वजह से, है ना। तो एक्स्ट्रा मैरी स्टेम, एपिकल मैरी स्टेम, लेटरल मैरी स्टेम, या फिर आपका इंटर कैलरी मैरी स्टेम, ठीक है। तो अब देखो बात को समझना, जैसे आपका ये कोई पेड़ है, ठीक है, ये आपका पेड़ है, मतलब पेड़ है, इसके ऊपर है, ये मैं आपसे स्टेम की बात कर रहा हूँ। अब क्या बोला है इसने, ये जो इसकी गिर्थ है यानी कि ये जो घेरा है ना, ये किसकी वजह से बढ़ता है, तो ये बढ़ता है आपका लेटरल मैरी स्टेम की वजह से। ध्यान में रखना, हिंदी में भी इसको लेटरल ही बोलते हैं, लेटरल मैरी स्टेम ही बोलते हैं, लेटरल मैरी स्टेम, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। यानी कि अपना ये तो आंसर हो गया लेटरल, लेकिन अब आपसे हो सकता है कि आगे आने वाले क्वेश्चन में एपिकल का पूछ ले। तो एपिकल क्या करता है ना, जैसे कि आपका ये पेड़ के सबसे ऊपर का पॉइंट है, ठीक है, ये कोई पेड़ है, क्रिसमस ट्री समझ लो इसे, ठीक है। तो ये आपका पेड़ का सबसे ऊपर का पॉइंट है। अब यहाँ पर जो आपकी ग्रोथ होगी ना, ये ग्रोथ किसकी वजह से होगी, सबसे ऊपर एपिकल मेरिस्टेम की वजह से, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आपका इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा जाता है इंटर कैलरी से, अगर आपका अगर हम लेटरल के बाद बात करें। तो देखो इंटर कैलोरी की अगर मैं आपसे बात करूंगा, तो इंटर कैलोरी का मतलब होता है, जैसे ये क्या हो गया आपका, ये आपका कोई स्टेम हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने कहा कि आपकी ये जो मिडल है ना, ठीक है, ये आपका जो मिडल है, इसकी मुझे लेंथ बढ़ानी है। पहले देखो आपने कभी ना बैम्बू ट्री देखा होगा, तो उसमें देखा हो जब बैम्बू ट्री छोटा होता है तो उसके बीच में ऐसे बने रहते हैं ना खांचे खांचे। तो एक पहले अगर छोटा होगा ट्री तो उसमें ये छोटा होता है, फिर धीरे धीरे अगर मैं कहूंगा ये बड़ा हो गया तो उसका जो खांचा होता है वो भी बड़ा हो जाता है। तो ये किस वजह से बड़ा हो गया, इसके बीच में, ये तो मिडल में हुई ना लेंथ की ग्रोथ। तो मिडल में जो लेंथ की ग्रोथ होती है ना, वो किसकी वजह से होती है, इंटर कैलरी मैरी स्टेम की वजह से। किसकी वजह से होती है, इंटर कैलरी मैरी स्टेम। बात समझ में आई क्या, फटाफट से हाँ बोलो, ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगता जा रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करना है, लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, जिससे कि मैं आपकी क्लास ये ठीक टाइम पर ऐसे ही आपकी रन करती रहे ना। बिकॉज एंड ऑफ द डे जो मोटिवेशन मिलता है वो आप लोगों से ही मिलता है। चलिए खैर, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज अ न्यूट्रिटिव टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो, ठीक है। किसकी बात करी जा रही है, कौन सा न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करता है। तो यहाँ पर आपको देख करके समझ में आ रहा होगा, ये प्लांट की बात करी जा रही है। किसकी बात करी जा रही है, प्लांट की। तो प्लांट्स में एक न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम कौन करता है, फॉर अ ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो देखो भाई ऑप्शंस क्या क्या है, जाइगोट है, एंडोस्पर्म है, ओवरी है, और अपने पास में ओव्यूल है। तो बताओ भाई आपका आंसर क्या होगा।
अब देखो, कभी भी किसी भी प्लांट में अगर हम बात करते हैं कि न्यूट्रिटिव टिश्यू हमें उसमें न्यूट्रिटिव टिश्यू जो जाता है आपका, मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था कि एक जो एम्ब्रियो होता है प्लांट का, उसमें आपका सीड्स के अंदर क्या होता है, उसे खाना वगैरह मिलता है। अब उसमें कौन सा टिश्यू पहुंचाता है, तो वो होता है आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है। इस बात को ध्यान में रखना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, द मेन कॉज ऑफ रेंसिडिटी, यानी कि खाने में आपने देखा होगा अगर आप ज्यादा देर तक रखोगे तो उसमें से बहुत बुरी बदबू आने लगती है ना, खाने लायक नहीं रहता, सड़ जाता है खाना, है ना। तो वो किस वजह से होता है, उसमें जो खाने में फैट और ऑयल वगैरह है उसका क्या, उसके अंदर क्या प्रोसेस ऐसी हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है, या फिर क्लैरिफिकेशन हो जाती है, बताइए भाई क्या हो जाता है। तो रेंसिडिटी किस वजह से होती है, ये होती है जो आपका फैट है, ऑयल है, या फिर जो ऑक्सीजन होती है ना, उसके क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, फैट्स का ऑक्सीडेशन हो जाता है। और कभी भी अगर फैट का ऑक्सीडेशन होगा तो बहुत ही सड़ी सड़ाई सी बदबू आएगी और वो फैट आपका सड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो ऑक्सीडेशन होता है फैट और ऑयल का, ये कैसी प्रोसेस होती है, तो ये होती है बायोकेमिकल रिएक्शन। कैसी रिएक्शन होती है, ये आपकी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। बात मेरी समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। चलो अब मैं आपसे एक बात और करता हूं कि यहाँ पर आपसे अब क्वेश्चन ना ये पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीडेशन होता है ना फैट और ऑयल का, इससे क्या बन जाता है, ऐसी क्या चीज बनती है जिस वजह से सड़ने की बदबू किस वजह से आती है। कुछ तो प्रोडक्ट बनता होगा ना जब ऑक्सीडेशन होता है फैट और ऑयल का, है ना। तो बस यहीं पर आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का, आप अगर उस क्वेश्चन सही क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे तो आप आंसर तक भी पहुंच जाओगे। तो ऑक्सीडेशन जब होता है फैट और ऑयल का तो क्या बनता है, ब्यूटायरिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ब्यूटायरिक एसिड। तो ब्यूटायरिक एसिड से क्या होता है ना, बहुत सड़ी सड़ाई सी बदबू होती है इसकी, और खाने में तो बहुत ही घटिया। ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। बढ़िया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, इनमें से कौन सा आपका सिंगली अकर नहीं करता नेचर में। देखो कितना इजी क्वेश्चन है ये, आप ना थोड़ा सा अगर आपने लॉ ऑफ अगर आपने तीनों लॉ ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। अब देखो इनर्शिया है, फोर्स है, वेलोसिटी है, और हमारे पास क्या है, मोमेंटम है। अब बात को समझना, ये जो इनर्शिया है, इनर्शिया क्या करता है, इनर्शिया क्या क्वालिटी होती है किसी भी बॉडी की, कि जैसे ये कोई बॉडी चल रही है और इस बॉडी का अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस बॉडी में, कि ये जो बॉडी चल रही है ना, तो जैसे मैंने क्या बोला कि ये एक बॉल है, ठीक है, फुटबॉल आपकी, मैंने इस फुटबॉल में पैर मारा तो ये फुटबॉल चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। लेकिन जब तक मैं इस पे अपोजिट फोर्स नहीं डालूंगा तब तक ये रुकेगी क्या, नहीं रुकेगी। और जो रुकती भी है ना, आप कहोगे सर रुक तो जाती है कुछ टाइम के बाद, तो उसमें ना फ्रिक्शन काम करता है। अगर आप फ्रिक्शन को हटा दोगे ना तो ये बॉल कभी रुकेगी ही नहीं, क्योंकि जो अपना काम कर रहा है ना वो अपने काम में ही मस्त होता है, उसे उस काम में रुकने का मजा नहीं आता फिर, है ना। तो ये इनर्शिया होता है, यानी कि ये तो अकेले चली जा रही है, इसमें क्या, ये तो आप सिंगली अकर कर सकते हैं नेचर में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये तो नहीं होगा अपना आंसर। फिर मैंने कहा वेलोसिटी, अब मैंने कहा ठीक है मेरे पास में कोई वेलोसिटी है, मैं चला जा रहा हूँ, इसमें मुझे दूसरे की क्या आवश्यकता, कोई आवश्यकता नहीं है, मैं ये भी सिंगली अकर कर सकता है। मैंने कहा मोमेंटम, मोमेंटम तो होता ही मास इनटू वेलोसिटी। अब ये मैंने आपको समझा रखा है मोमेंटम क्या होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ सारी की सारी क्लासेस एक एक करके देखनी है, कहीं ना कहीं आपको रिलेशन मिलेगा। तो मोमेंटम में क्या है, वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी तो भैया ठीक है, जब वेलोसिटी खुद ही सिंगल है तो मोमेंटम भी सिंगल है, मेरा मास है, मेरी वेलोसिटी, मैं अपने मोमेंटम से चला जा रहा हूँ, क्या दिक्कत तुमको। अब आई बात फोर्स की, तो भैया फोर्स, आप एक बात बताओ, आप, मैंने कहा चलो फोर्स लगाओ, मैंने कहा कि चलो फोर्स लगाओ, तो आप कहाँ फोर्स लगाओगे, आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। आपसे मैं कहूंगा ये जो वॉल है ना सामने, इस पर फोर्स लगाओ, इस गेट पे फोर्स लगाओ, यानी दूसरी चीज तो होनी चाहिए ना। ये अकेले तो अकर नहीं कर सकता कि मैं कहूँ मैं हवा में फोर्स लगा रहा हूँ, हवा में तो मैं फोर्स नहीं लगाऊंगा, गिर जाऊंगा मैं तो, अगर हवा में मैंने फोर्स लगा के मारा, है ना। तो मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए फोर्स लगाने के। और वैसे भी अगर आपने लॉ सुना हो, फॉर अ एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, यानी कि जो एक्शन लगाते हो ना आप उसमें भी तो फोर्स ही लगती है। जब आप किसी को थप्पड़ मारोगे तो उसका रिएक्शन आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा देखो आपको मैं बड़ा ही प्यारा एग्जांपल देता हूँ, ये सोचो किसी का गाल है, आपने बढ़िया एकदम थप्पड़ मारा यहाँ पे, अब थप्पड़ मारा है तो इस गाल के ऊपर आपकी उंगलियां छप जाएंगी, उंगलियां छपेंगी या फिर लाल लाल हो जाएगा गाल। तो ये क्या है, रिएक्शन है। अब उसके बाद वाला रिएक्शन, वो अगला आदमी आपको उठा के फेंक दे या फिर उठा के आपको उल्टा लटका दे, कुछ भी करे, वो तो अगली बात है। लेकिन इससे पहले ही आपको रिएक्शन दिख जाएगा आपके हाथ और उसके गाल के बीच के कांटेक्ट होने का। ठीक है, तो फिर यहाँ पर ये सिंगली अकर नहीं कर सकता भैया, कुछ तो होना चाहिए, अगर थप्पड़ मारूंगा तो किसी का गाल तो होना चाहिए ना। तो ये अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इज द राइट आंसर।
फोर्स आपका कभी भी नेचर में सिंगली अकर नहीं कर सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन इज 36, तो आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ली है। बहुत ही इजी है। देखो, सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखो, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36 होता है। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करी जाती है, तो आप सबसे इजी समझो, कोई भी आपके पास एटॉमिक नंबर है उसे आपको किस में डिवाइड करना है? 2, 8, 18, 32। ठीक है? या फिर ये आपका फिर 18 18 में भी चला जाता है आगे, 18 8 में, तो वो अलग बात है। फिलहाल आप मोटा-मोटा ऐसा समझो, कभी भी अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो आपको ऐसा समझो कि आपके पास 2, 8, 18, 32 के डब्बे हैं, 36 को आपको इसमें डालना है। तो मैंने 36 से 2 निकाल लिए, यहाँ डाल दिया, 8 निकाल लिया, यहाँ डाल दिया। अब 16 और बचाना है, इसमें 16 और बचा। तो मैंने कहा 16 बचा है, या नहीं 26 बचा है ना? 26 बचा है, मैंने कहा चलो 18 यहाँ पे डाल दो। अब कितने और बचे मेरे पास? 8 ही तो बचे हैं इन 32 में डालने के लिए, तो बस 8 बचे हैं, तो मैंने 8 डाल दिए। तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल के आ गई? 2 2 8 18 और 8। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी माय आंसर। और फिर इसके अलावा फिर एसपीडीएफ कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 वाला, वो अलग बात है, वो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है? 10th का लेवल इतना ही है कि आप केएलएमएन, ये जो शेल्स होती है ना, ये केएलएमएन कहलाती हैं। ये के वाली में चला गया, ये एल वाली में चला गया, ये एम वाली में चला गया, बाकी का जो भी 32 होता है ना, वो आपका एन में होता है, और बाकी उसमें हमने 8 डाल दिया। अब और हमारे पास है ही नहीं, 8 तक ही कहानी खत्म हो गई। ठीक है? क्लियर हुई मेरी बात? समझ में आया क्या? फटाफट से हाँ बोलो। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई समस्या आती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो नीचे कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है ना? क्लियर है? हाँ जी? चलो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। तो देखो, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट जनरेटेड इन बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट में इनमें से कौन सी गैस आपकी जनरेट नहीं की जाती है? तो देखो भाई, यहाँ पे आपको सीओ दिख रहा है, सीओ। अब इनके ना आपको एक तो सबसे पहले नाम पता होने चाहिए कि भैया किसका नाम क्या है। देखो, अगर मैं आपसे सीओ की बात करता हूँ, तो ये हो जाता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाता है ये आपका? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है? और CO2 होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो कैसे बन गया, यहाँ पे आपका एक ऑक्सीजन है तो मैंने मोनो लिख दिया, 2 ऑक्सीजन है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? डाइऑक्साइड लिख दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। CH4 को मैं मीथेन बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? CH4 को मीथेन बोलता हूँ। H2S को मैं क्या बोलता हूँ? हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलता हूँ? हाइड्रोजन सल्फाइड बोलता हूँ। चलो, अब देखो यहाँ पे आपसे इसमें से कौन सी जनरेट नहीं होती है, तो आपका जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, ये जनरेट नहीं होती है बायोगैस में। अगर ये जनरेट होगी तो भैया आदमी तो वहीं घुट घुट के मर जाएगा। ठीक है? तो ये बाकी गैसेस आपकी प्रोड्यूस होती हैं, CO नहीं होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका कि इफ डैश इज इन्वॉल्व इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी विल बी जनरेटेड। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको, अगर आप लेक्चर 1 देखोगे ना, लेक्चर 1 या 2 में ही मैंने, अब मुझे ध्यान नहीं है कौन से वाले में, लेकिन ये कराई हुई है चीज, जहां पर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस बताया था ना। देखो अब यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ज्यादा उसे ग्रेटर डाइवर्सिटी चाहिए है, यानी कि जो पेरेंट सेल है ना, उससे मुझे डिफरेंट टाइप की उसका चाइल्ड सेल चाहिए है। तभी तो डाइवर्सिटी आ पाएगी कि भाई पेरेंट के कुछ और, अगर मैं बात करूं, कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाइल्ड की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक हैं, तो इस तरीके से डाइवर्सिटी आपकी प्रोड्यूस होगी। अब ये जो बाइनरी फिजन होता है, ये आपकी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। किस में आता है? एसेक्सुअल में। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल होता है। सेक्सुअल तो इसमें लिखा ही हुआ है। ठीक है? फिर आपका एसेक्सुअल लिखा है। ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपका ये जो 3 है, A, B और D ऑप्शन, इन तीनों का मतलब तो एक ही है ना। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि आपका जैसे ये कोई लेट से मैंने बोला ये आपका पेरेंट सेल है, ये क्या होता है, अपने आप में डबल हो जाता है, अपना मटेरियल डबल कर लेता है, फिर वो 2 में टूट जाता है, ये 2 में टूट गया। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो है। वेजिटेबल प्रोपगेशन में क्या होता है, मैंने पेरेंट सेल को ऐसा रख दिया खड़ा, प्लांट में होता है ये, मैंने उसकी स्टेम को खड़ा कर दिया, अब ये क्या होगा, अपने आप में ये पेड़ बन जाएगा। ठीक है? उसी टाइप का जैसा इसका पेरेंट पेड़ था। तो इसमें भी आपका सेक्सुअल कोई डाइवर्सिटी नहीं आई। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, इसमें क्या काम करता है? मियोसिस काम करता है। कौन सी प्रोसेस करती है? मैंने बताई थी ना, मियोसिस इसमें होती है, सेक्सुअल में माइटोसिस प्रोसेस होती है। ठीक है? इन दोनों बातों को बहुत ध्यान में रखना है। सेक्सुअल में क्या होता है? मियोसिस होती है। और मियोसिस क्या करता है ना, जैसे ये पेरेंट अपने पास 2 होते हैं, इनके पेरेंट तो देखो एक ही एक थे। अपने पास में एक मेल होते हैं, एक फीमेल होते हैं, इन दोनों के जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो मिलकर के एक नई बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, जिसके डाइवर्सिटी होती है उसमें, है ना, वो डाइवर्स होता है, नहीं कि फिर वो ये जो अपने ऑफस्प्रिंग पैदा करेगा ये और भी डाइवर्स होगा। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी फैलती जाएगी। देखो भाई, इंसान कितना डाइवर्स है अपने आप में। ठीक है? तो ये इसलिए आपका डाइवर्सिटी किसमें होती है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको इतना ज़्यादा डिटेलिंग क्यों बताता हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें यहीं पर याद हो जाएँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, और आप जब तक चीज़ों को याद अभी नहीं करोगे ना, तब तक काम चलेगा ही नहीं।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन। तो टूथ डिके आपका कब स्टार्ट हो जाता है, जब पीएच कितने से कम हो जाए। तो बात को समझना ध्यान से। वैसे जो अपने माउथ का पीएच होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, माउथ का पीएच होता है 6.7। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ माउथ में ये पीएच आता कैसे है, तो अपना जो सलाइवा होता है ना, उसका पीएच, वो अपना जो पीएच है माउथ का वो मेंटेन करता है। तो सलाइवा का पीएच होता है 6.3 से 6.7 के बीच में। अब होता क्या है कि जब इसका सलाइवा का इतना है, माउथ का आपका इतना पीएच होता है ना, तो बैक्टीरिया ज्यादा इसमें उग नहीं, मतलब बैक्टीरिया अपना जन्म नहीं ले पाते हैं इसमें। लेकिन जैसे ही आपका पीएच 5.5 से कम हुआ, कि भैया बैक्टीरिया आपके बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल दनादन तरीके से आपके टीथ में ये मौजूद हो जाएंगे। या फिर आप शुगर वगैरह ज़्यादा खाओगे तो सलाइवा का क्या होता है ना, ये पीएच कम होता जाता है। ठीक है, अगर आप शुगर की चीज़ें ज़्यादा खाते हो या फिर आप मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हो, बच्चों में ये चीज़ देखी जाती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया वहाँ पे पैदा हो जाता है और टूथ डिके आपका, यानी कि दांतों में सड़न स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है बात, मेरी समझ में आ गई ना सभी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, अ रेज्ड हैमर possesses काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने एक हथौड़ा उठाया, ठीक है, तो उसके अंदर अब कौन सी एनर्जी होगी। अब देखो मैंने क्या बोला आपसे, ये मेरा अलर्ट से, ये है मेरा हथौड़ा, थॉर वाला हथौड़ा है। ठीक है, ऐसा वैसा नहीं है, इसको थॉर वाला हथौड़ा बनाएंगे हम लोग। ये देखो ये थॉर का हथौड़ा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसको उठा के हाथ में पकड़ा हुआ है ना, मैंने इसको पीछे खींचा, यहाँ पर मेरा आ गया हथौड़ा, यहाँ पर मैं इसको पकड़ के खड़ा हूँ। मैंने इसको बिल्कुल हाथ में पकड़ा है, अभी मैंने इसको फेंका नहीं है किसी के ऊपर, ना ही ये अपनी गतिशील, यानी कि ये मूविंग पोजीशन में है नहीं। और मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी तो होता है m इंटू वी स्क्वायर, है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसमें वेलोसिटी आती है, अब मेरे हाथ में मैंने पकड़ा है तो वेलोसिटी तो है ही नहीं, तो ये तो नहीं होगा। मैकेनिकल एनर्जी आपको पता है भाई, मैकेनिकल एनर्जी तो मैकेनिक्स में आएगी, ये तो नहीं होगा। मस्कुलर एनर्जी मैं तो उसमें लगा नहीं रहा हूँ। तो जब मेरे पास में अभी ये हाथ में ऐसे ने पकड़ा है ना, तो इसके अंदर क्या होती है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब भी कोई चीज होल्ड पे, अब लेट से मैंने क्या बोला, ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ, मैं सपोज मैं इसमें कूदने जा रहा हूँ इस बिल्डिंग से नीचे। तो मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, तब मैं क्या है, मेरे पास में पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि मैं किसी हाइट पे खड़ा हुआ हूँ। लेकिन जैसे ही मैं नीचे गिरना स्टार्ट करूंगा ना, मेरे पास में मेरी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी और मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। बात समझ रहे हो, बात गहराई को समझना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी होती हैं। तो आज के इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, आई होप कि आपको समझ में आई होंगी सारी की सारी चीजें। और अगर सेशन आप अगर आप चाहते हो कि सेशन को और ज्यादा बड़ा किया जाए अब धीमे धीमे, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। क्या करना है आपको, कमेंट करके बताना अगर आप सेशन चाहते हो कि थोड़ा और बड़ा करें। एंड इसके अलावा आप सेशन को लाइक जरूर करना, अगर आपको अच्छा लगा हो शेयर करिए, एंड चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय, अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन करो।